अमृत धारा कार्यक्रम में शामिल हमारे सभी श्रोताओं को सुप्रिया का नमस्कार। श्रोताओं, जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के सारे सुखों का आलंब हमारा ये शरीर ही है। ये स्वस्थ है तो ही जीवन के सुखों का अर्थ है। जीवन भर हमारा ये शरीर स्वस्थ रहने के लिए अपने चारों तरफ के वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर अनेक बाह्य कारक जो बीमारी पैदा करते हैं उनसे लड़ाई लड़ता रहता है। शरीर रूपी इस उत्कृष्ट मशीन के अच्छे रखरखाव से हम बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे शरीर की एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है जिसे हम रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमने इसी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानकारी हासिल की है। जानकारी देने के लिए हमारे बीच हैं इस अंचल के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य प्रोफेसर वैद्य डॉक्टर मानस रंजन होता। आप भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दुर्ग में प्राचार्य हैं और साथ ही सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक आयुर्वेद तंत्रण के डायरेक्टर और आयुर्वेदिक फिजिशियन भी हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शुक्रिया मैडम। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि आज जिस विषय पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य का रहस्य है, जिसके बारे में हम अपने श्रोताओं को बताने जा रहे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी। तो पहले बताइएगा कि ये इम्यूनिटी क्या है और आयुर्वेद में इसका बखान किस तरह से किया गया है। इम्यूनिटी एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल सिस्टम है, शरीर का एक बड़े ही जटिल प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप में हमारे शरीर में विद्यमान होता है जी। उसको सरल भाषा में हम समझने की प्रयास करते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा दो चीजें होता है। पहला चीज है पहचानना। किसको पहचानना? क्या अपना है और क्या पराया। शरीर का भाग कौन सा है और शरीर में बाहर से क्या आया हुआ है उसकी पहचान करना, ये पहला काम होता है। पहचान कर लेने के बाद दूसरा काम होता है, अगर वो अपना है तो उसको प्रोटेक्ट करना या उसको कोई हानि नहीं पहुंचाना, और अगर वो फॉरेन है, अपना नहीं है, सेल्फ नहीं है, तो उसको पहचान के शरीर से बाहर करने की प्रयत्न करना। ये जो कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है इसका नाम इम्यूनिटी है। ये इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप को हम इनेट इम्यूनिटी या फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं और दूसरा स्टेप को स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं। तो पहले जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजुअली अंदर घुसते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, वर्म्स हैं, तो इन सबको नॉन स्पेसिफिक या इनेट इम्यूनिटी, जो पहला स्तर है इम्यूनिटी का, वो विभिन्न उपाय से प्रतिरोध करता है। पहले फिजिकल बैरियर के द्वारा प्रतिरोध करता है। जैसे स्किन है, हमारा स्किन एक फिजिकल बैरियर है, तो कोई आएगा अगर वो बड़ा पावरफुल नहीं है तो अंदर घुस नहीं पाए। सेकेंड लेवल में केमिकल बैरियर्स होते हैं, जैसे मुंह से लारा स्राव होता है, नाक से म्यूकस सिक्रेशन होता है, आंख से आंसू आते हैं, कान के भी सिक्रेशंस होते हैं। तो ऐसे सिक्रेशंस है केमिकली जो कि उसको आगे बढ़ने नहीं देते। इन सबको अगर पार भी कर गया तो आगे फिर नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस में लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के प्रोसेस के द्वारा आइदर उसको निगल जाते हैं या उसको न्यूट्रलाइज करते हैं और इसी तरीके से उसको शरीर से बाहर करने की उपाय करते हैं। अगर इससे को भी पार करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर घुस जाता है तो फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी भी उसको कहते हैं, वो कार्यशील हो जाता है। क्योंकि अभी वैक्सीन भी आ रहा है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो नेचुरली, दूसरा हम इसको एडेप्टिव इम्यूनिटी को आर्टिफिशियली भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो पहले हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल तरीके से वो फिर दो तरीके से होता है, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव मतलब शरीर में पहले से ही विद्यमान है, माता के प्लेसेंटा से वो इम्यूनोग्लोबुलिन हमें मिलते हैं और उसके द्वारा पैसिव इम्यूनिटी बच्चे में डेवलप होता है। या फिर एक्टिव होता है। एक्टिव में हम क्या करते हैं कि इन्फेक्शन होने के बाद स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडी क्रिएट करता है और उसके बाद एक मेमोरी भी डेवलप होता है, ताकि दोबारा अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर घुसे तो ये एडेप्टिव इम्यूनिटी एक्टिवेट होके उसी तरह का याद करके रखता है, वो स्मृति में रहता है इम्यून सिस्टम का और फिर से करता है। तो एक बीमारी में अगर हम ग्रसित एक बार हो गए तो दोबारा हम बहुत माइल्ड तरीके से या उससे बच जाते हैं। क्या बात है। ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इसमें आयुर्वेद
के अनुसार किसको कैसे बताया गया है, समझाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आयुर्वेद में इसको जो शब्द पर्टिकुलरली आता है इम्यूनिटी के लिए, वो है व्याधि क्षमत्व। 5000 साल पहले से व्याधि क्षमत्व शब्द हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है। इसका भी दो स्तर है, एक व्याधि को होने ही न देना, और दूसरा स्तर है अगर व्याधि हो गया तो उसके खिलाफ लड़ना जी। लेकिन ये तो सिर्फ व्याधि क्षमत्व की ही बात हुई। व्याधि क्षमत्व एक बहुत छोटा दायरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। व्याधि शुरू होता है विकार से, विकार को हमने अगर ठीक नहीं किया तो फिर वो रोग बनता है, और रोग के बाद ही वो व्याधि बनता है। तो अभी जो भी यहाँ बात हो रही है ये व्याधि क्षमत्व की हो रही है। व्याधि को क्षम करना मतलब प्रोटेक्ट करना। अभी मैं समझाता हूँ कि विकार क्या है। विकार क्या है? शरीर के जो फिजियोलॉजिकल, जो नॉर्मल प्राकृतिक घटक हैं जो कि काम करते रहते हैं शरीर की स्वस्थता के लिए, वो बिगड़ जाना। तो ये घटक कौन से हैं? सारे घटक हैं, बहुत सारे घटक हैं। वैसे देखा जाए तो उसको 13 घटक हम मानते हैं। वायु, पित्त, कफ, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरी, श्वेत। वैसे तो असंख्य है लेकिन उसको 13 में हम समराइज कर सकते हैं आयुर्वेदिक परिभाषा में। तो ये 13 घटक प्लस मन, बुद्धि, अहंकार, ऐसे घटक जो कि शरीर की नॉर्मल फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जब तक अपने दायरे में रहते हैं, नॉर्मल फंक्शन और नॉर्मल स्ट्रक्चर में रहते हैं, तो उसको प्रकृति कहते हैं। और जो नॉर्मल रेंज से आगे पीछे जब हो जाते हैं, घट जाता है, बढ़ जाता है, या अपना खुद का काम छोड़ देते हैं, वो कर नहीं पाते ठीक से, तो उसको विकार अवस्था बोलते हैं। तो कोई भी रोग जब शुरू होता है ये यहीं से शुरू होता है। उसके बाद रोग बनता है। रोग मतलब क्या? रोग मतलब हमारे शरीर में 3 तरह का मुख्य घटक हैं जो रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसको हम वात, पित्त और कफ कहते हैं। तो वात क्या है? शरीर के क्रियात्मक परिवर्तनात्मक घटक, फंक्शनल जितने भी काम हमारे शरीर में होते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल तत्व है उसको हम कहते हैं वायु या वात। शरीर में जितने उष्मकीय परिवर्तन होते हैं के लिए जो रेस्पॉन्सिबल घटक है उसका नाम है पित्त जी। और शरीर के अंदर जितने स्ट्रक्चरल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं उसके लिए जो जिम्मेदार या उत्तरदायी तत्व होता है उसको हम कहते हैं कफ। तो ये वात, पित्त, कफ क्रिया, उष्मा एवं रचनाकीय परिवर्तन करते रहते हैं शरीर में। जब ये विकृत हो जाते हैं तो ये अपना काम तो नहीं करते, इसके साथ साथ ये दूसरों को भी अपना काम करने नहीं देते। मतलब पहले ये खुद बिगड़े तो वो वाला विकार, लेकिन वो खुद भी बिगड़े और दूसरों को भी अपना काम जब करने नहीं, बिगाड़ना शुरू करते हैं, उसको उस सेकंड स्टेज का नाम है रोग। और तीसरा स्टेज ऐसा होता है कि ये दोस्त तो तीनों बिगड़ते ही बिगड़ते हैं, इसके अलावा बाकी जितने 13 में से बाकी जो बचे 10 उसको भी बिगाड़ देते हैं, और वो एक ऐसा कम्प्लेक्स तैयार कर लेते हैं कि जो फिर नॉर्मलाइज नहीं हो पाता अपने आप बिना प्रचेष्टा के। तो ये स्टेज का नाम व्याधि है। तो अभी जो आयुर्वेद में मैंने 2 तरह का व्याधि क्षमत्व बोला, ये इस स्टेज के बारे में बात करें। लेकिन एज ए होल की अगर बात करें, विकार भी ना हो, रोग भी ना हो, व्याधि भी ना हो, तो इसके लिए हमारे आयुर्वेद विज्ञान में जो शब्द आता है उसका नाम है बल। अगर शरीर का बल अच्छा है तो आपको ये तीनों ही नहीं होंगे। तो ये बल जो है व्याधि क्षमत्व से बहुत बड़ा दायरा वाला है जी। वो समझाने के लिए ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ। हाँ, समझ रही हूँ। तो ये बल 3 तरह का होता है, एक है सहज, दूसरा है कालज और तीसरा है युक्तिकृत। सहज मतलब जो हम बचपन से माता पिता से हम लेके आते हैं, प्राकृत रूप से जो हमारे पास रहता ही है। जी बिल्कुल। कालज मतलब जिसको हम एक्वायर करते हैं अपने वय के काल के अनुसार। मतलब जैसे यौवन अवस्था में इम्यूनिटी स्ट्रांग होता है। जैसे कोविड की बात करें तो ये 1 से 16 या 1 से 16 साल के बच्चों के लिए बहुत कम हो रहा है। वैक्सीनेशन में भी उन लोगों का नाम नहीं है। यूजुअली यौवन काल में हमारा बल बहुत बढ़िया रहता है, या फिर दूसरा काल का रहता है जो ऋतुओं का प्रभाव रहता है, उसका भी हमें फायदा मिलता है और उससे भी हमारा बल बढ़ता है। तो इसको कालज बल कहते हैं। और तीसरा है युक्तिकृत बल। युक्तिकृत बल मतलब आहार विहार को ठीक करके, चेष्टाएं करके, मतलब हम प्रयत्न से जो बल एक्वायर करते हैं आहार विहार को ठीक करके, उसको हम युक्तिकृत बल कहते हैं। जी जी। और इसमें जो 3 चीज मैंने बताया,
इनमें इस बल के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये कफ वाला पार्ट, मतलब जो रचनात्मक घटक है। ये शरीर में स्नेह के लिए रिस्पॉन्सिबल है, टिश्यू एक सेल दूसरे सेल के साथ कितने तेजी से बंधा हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, शरीर के सारे अंग के स्थिरता कैसे बना रहेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सारे अंग के में कितना सेल्स और कितना टिश्यू होना चाहिए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो आहार हम देते हैं वो शरीर के अंदर पूरा लगेगा और उसका एक कॉम्पैक्ट सेल और टिश्यू तैयार होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। चयापचय प्रक्रिया में हमारे शारीरिक प्रक्रिया जब चलते हैं तो उससे भी कोई हानि होता है, तो उस हानि को भी सहने की जो काम है वो कफ करता रहता है। शरीर का जो कफ है वही आयुर्वेदिक दृष्टि से बल है। जी। और आगे जा करके सारे जितने हमारे धातु हैं, जितने भी धातुओं का नाम बताया मैंने, और उनमें से खास करके रस से लेकर शुक्र धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका जो परम भाग है, मतलब श्रेष्ठ भाग है, उससे एक चीज बनता है जिसका नाम ओज है। और ये ओज ही अगर ठीक रहता है तो ये बल अच्छा रहता है। तो ओज और बल ही है जो, जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा। अब इसे प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानना चाहूंगी संक्षिप्त में। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पे, अगर ये कोविड-19 अभी हुआ है तो उसका एग्जाम्पल दे तो हमें समझ में आएगा। जितने भी लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए उनमें से 80% लोगों में माइल्ड सिम्टम था, 15% लोगों को ही अर्जेंट मेडिकल अटेंशन देना पड़ा और मात्र 5% लोगों को क्रिटिकल केयर सेंटर में डालना पड़ा। सही बात है। भले इतने लोग प्रभावित हुए हो, मात्र 0.25 to 3% लोग ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जो 80 साल से बड़े थे उनमें सबसे ज्यादा मृत्यु दर पाया गया, लगभग 14 से 22%। जो 70 साल से ज्यादा थे उनमें मात्र 10% मोर्टालिटी था। और ऐसे लोग, जो लोग किसी दूसरे रोग से ग्रसित थे, खास करके सेरेब्रोवास्कुलर डिजॉर्डर, वो लोग 10% मरे। डायबिटीज के लोग 7% मरे। जी। इसका मतलब यह है कि भले कोरोना सबके लिए समान था, कोरोना 19 वायरस, लेकिन सबको एक तरीके से इसने प्रभावित नहीं किया। सही बात है। तो आयुर्वेद कहता है कि कोई रोग माइल्ड होगा, मृदु होगा, या दारुण होगा मतलब सीवियर होगा, क्षिप्र होगा मतलब एक्यूट होगा, या चिरकारी होगा मतलब क्रॉनिक होगा। ये 3 चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले अपथ्य आहार विहार, मतलब जो हमारे लिए कंड्यूसिव आहार विहार नहीं है, जो हमारे लिए हितकर आहार विहार नहीं है, अगर वो हम नहीं करते हैं या करते हैं। दूसरा, हमारे शरीर की दोष की स्थिति, दोष मैंने आपको समझाया, ये वायु, पित्त और कफ। और तीसरा, शारीरिक बल की स्थिति, जो बल की मैंने बात किया। तो ये 3 फैक्टर हैं जो कि एक तय करते हैं कि आप रोग से ग्रसित होंगे या नहीं होंगे। होंगे तो हल्का होंगे या ज्यादा होंगे, बिल्कुल जल्दी आप ग्रसित होंगे या लेट से ग्रसित। और आयुर्वेद के अनुसार जो व्याधि से जल्दी घिरने वाले लोग होते हैं वो अति स्थूल मतलब बहुत ओबेस, अति कृष्ट बहुत पतले, जिनके मांस, शोणित और अस्थि अनिविष्ट हो, मतलब मांस उस तत्व का नाम है जो लेपन करता है। शरीर के जहां भी कोई लेपन हो रहा है, मतलब कवरिंग जो हो रहा है, वो मांस से होता है। अगर कवरिंग ठीक नहीं हो, शोणित गड़बड़ हो, शोणित वही तत्व है जो बाहर से लिए हुए ऊर्जा को शरीर की ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही बात, वो ठीक ना हो जी, डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म की बात है। और अस्थि जो एक स्ट्रक्चर देता है, कोई भी ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा है, जिसके कारण वो 3 तत्व अगर उसके ठीक नहीं हो तो भी वो रोगों से ग्रसित बहुत सहज से हो सकता है। जो दुर्बल हो, बल की अभी हमने बात किया, इसमें बल कम हो, जो असात्विक आहार लेता हो, जो आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल है, मतलब हमारा ये जो सिस्टम है, हमारा सिस्टम सबसे उम्दा सिस्टम है, ह्यूमन सिस्टम, या आज तक बने हुए जितने मशीन है सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन हमारा ह्यूमन बॉडी है। सही बात। तो इस सोफिस्टिकेटेड मशीन का एक सोफिस्टिकेटेड यूजर मैनुअल डेफिनेटली होना चाहिए। तो जो ये यूजर मैनुअल को फॉलो नहीं करते, सात्विक आहार विहार नहीं करते, जी,
और जो अल्प सत्व के होते हैं, जिनके मानसिक शक्ति थोड़ा सा दुर्बल होता है, जल्दी से घबरा जाते हैं, हाँ। सही डिसीजन नहीं ले पाते, और जो आवश्यक से अल्प मात्रा आहार सेवन करते हैं, मजबूरी बस, अनुपलब्धता के कारण या कोई दूसरे कारण से, यही लोग रोगों से ग्रसित सबसे ज्यादा होते हैं। तो जी। बहुत स्पष्ट हुआ। एक बात और मैं प्रायोगिक तौर पर जानना चाहूंगी कि आहार विहार की आपने बात की कि सात्विक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत समृद्ध लोग जिस तरह का आहार विहार करते हैं या उनके खाने में जो चीजें समाविष्ट होती हैं, हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स की बात करते हैं और उसके लिए हमको अभी पता भी है कि ये चीजें खाने से ऐसा ऐसा रहता है। लेकिन हम देखते हैं कि जब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात होती है या बल या ओज की बात होती है, तो ऐसे बहुतेरे लोग हैं हमारे समाज में जो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाते, खा नहीं पाते, लेकिन रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी रहती है बाकियों की अपेक्षा। तो इसके पीछे क्या कारण है और हमें अपने जीवन में किस तरह का आहार विहार फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार इसका बहुत सहज उत्तर हमें प्राप्त हो सकता है। दवाइयों की बात अगर करते हैं तो आयुर्वेद ये मानता है कि विज्ञानम औषधिनाम श्रेष्ठम, मतलब कोई ऐसा द्रव्य, वो औषधि द्रव्य हो या आहार द्रव्य हो जी, वो श्रेष्ठ नहीं है। उसके पीछे का विज्ञान या उसका समझ ही श्रेष्ठ है। तो इसको अगर हम समझ जाएंगे तो ये जो आपने प्रश्न पूछा, इसका जवाब हमें मिल जाएगा। जी हाँ। मैंने जैसे कहा, हमारे पास एक द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन है, ठीक है जी। तो मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन का एक फ्यूल भी होगा। फ्यूल होगा, बिना फ्यूल के तो चलेगा नहीं, क्योंकि 100 साल तक इसको बनाया गया है ताकि ये 100 साल तक चल सके। तो ये फ्यूल हमें 3 तरीके से मिलता है, जिसको हम आहार बोलते हैं। एक खाने के माध्यम से, दूसरा निद्रा के माध्यम से, और तीसरा विचार के माध्यम से। तो ये 3 अगर गड़बड़ाया हुआ है, सही नहीं है, तो ऊर्जा की एंट्री ही गलत हो जाती है शरीर के अंदर। अब ये ऊर्जा अंदर जाने के बाद, क्योंकि ये ऊर्जा बाहर से आया हुआ है, शरीर उसको उसी स्वरूप में ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए शरीर उसको परिवर्तन करता है। और ये परिवर्तन करने का जो कार्य है, ये शरीर में के अंदर रहा अग्नि तत्व करता है, कायाग्नि। कायाग्नि के 13 घटक हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि शरीर उसको उपयोग कर सके। अब ये उपयोग हो जाने के बाद ये शरीर के हर जगह पहुंचना चाहिए, और हर जगह पहुंचने के बाद वो वहां यूटिलाइज हो जाना चाहिए। जी, ठीक है। तो आप मान लीजिए आज आपने दाल चावल सब्जी रोटी खाया, तो ये दाल चावल सब्जी की मात्रा एवं उसकी गुण, क्वालिटी कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि वो अंदर जाए तो संपूर्ण रूप से वो परिवर्तित हो जाए ऊर्जा में, जो नेक्स्ट लेवल शरीर उपयोगी तत्व में वो कन्वर्ट हो जाए। तीसरा चीज कुछ ना बने, फिर वो सार अपना आगे का जो शरीर अवयव है वो बनाने में लग जाए, और किट भी अपना काम करके एक्सक्रिएट हो जाए, और शरीर के अवयव बन जाने के बाद वो अपना अपना काम सुचारू रूप से करें। बिल्कुल। ये प्रक्रिया अगर चल रहा है तो आपको कोई रोग नहीं होगा सुचारू रूप से। बाहर से भी अगर कोई आएगा तो वो रह नहीं पाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं होगा। तो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें होता यह है कि हमारे कार्य के अनुसार, अच्छा, ये एनर्जी ऊर्जा यूज कहाँ होता है? हमारे कार्य के द्वारा। कार्य से, सही बात है। हमारे वृत्ति में यूज होता है जी, ठीक है। तो मैं एक चिकित्सक हूँ, तो मेरा वृत्ति क्या है? मैं जाता हूँ, चिंतन मनन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, रोगी देखता हूँ, उसके बाद उस रोगी को डायग्नोसिस करता हूँ, उसके लिए क्या एप्रोप्रिएट चिकित्सा है वो लिखता हूँ, बैठा रहता हूँ और सोचने वाला काम है मेरा जी। तो मेरा आहार उस हिसाब से मुझे चाहिए, ताकि ऐसा आहार मुझे लेना है उस मात्रा में और उस प्रकृति का जो कि अंदर जाए, पूरा पच जाए, शरीर में लग जाए, और जो गंदगी वाला जो कचरा है वो आराम से निकल जाए। अब मैं कहूंगा कि मैं तो वो खाना खाऊंगा क्योंकि मैं सक्षम हूँ जो सोल्जर्स खाते हैं। मैं नॉन वेजिटेरियन फूड एकदम सुबह भी खाऊंगा, दिन शाम को भी खाऊंगा, क्योंकि मैं एफर्ट कर सकता हूँ। तो वो सार किट न बन के तीसरा एक चीज बनेगा,
जिसको हम कहते हैं आम। और ये आम जाके शरीर में, ये आम चिपको प्रकृति का होता है, चिपचिपा होता है। ये आम जाके शरीर के हर जगह चिपक जाएगा। और ये चिपक जाने के कारण क्या होगा, ये जो अग्नि कन्वर्ट कर रही थी डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट अग्नि, इसके ऊपर एक आवरण पैदा कर देगी। आवरण पैदा हो जाने के कारण वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे जी। वो जब अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे तो बाहर की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीजिए या बाहर का एनवायरमेंट का जो परिवर्तन है उसका भी प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। हमारा शरीर उसको सह नहीं पाएगा और विभिन्न प्रकार के रोग होते रहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी और कम्युनिकेबल डिजीज। जी जी जी। तो इसीलिए जो मेहनत कश है और उसके आवश्यकता के अनुसार उसको अगर आहार मिल रहा है तो वो रोग प्रतिरोधक शक्ति उसका रहेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन जो यूटिलाइज तो नहीं कर रहा है लेकिन आवश्यकता से ज्यादा या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है या फिर ऐसी चीजों को ले रहा है जो पचने में भारी है, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगा। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण कोविड-19 है। देखिए, सबसे समृद्ध देश में इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। बिल्कुल सच। अमेरिका और यूरोप, जिसको हम मानते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, उनमें आवश्यकता से ज्यादा साधन है और वो लोग ज्यादा पड़े। तो ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। सही बात है। आप एफर्ट कर सकते हैं इसलिए सब कुछ नहीं खा सकते। आप जिसको पचा सकते हैं बस उसको खाइए, तभी जाकर के आप स्वस्थ रहेंगे। इस बातचीत से एकदम स्पष्ट हो गया कि हमें किस ढंग से अपने आहार का निर्धारण करना है, अपने कार्य के अनुसार, अपने दैनंदिन जीवन के अनुसार। ये सारी बातें मायने रखती हैं। किसी के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हो सकता है कि ऐसा ही खाना खाना है या इसी ढंग से जीवन यापन करना है। अपनी अपनी जरूरतों के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अपनी दैनंदिन गति के अनुसार हमें अपना आहार विहार निर्धारित करना होगा। डॉक्टर साहब, आपसे तो बहुत सारी बातें करने का मन करता है क्योंकि जानकारियां इतनी मिलती हैं कि इस बातचीत को विराम देने का मन नहीं होता। लेकिन फिर भी चूंकि समय की सीमा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश उनके आहार विहार के संदर्भ में देना चाहेंगे कि वो एक अच्छी इम्यूनिटी के मालिक हो सकें, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बनी रहे और वो साधारण तौर पर जो बीमारियां होती हैं उनसे बचे रहें। एक बात तो यह है कि सबका रोग प्रतिरोधक क्षमता समान नहीं होता प्राकृतिक रूप से। जी। किसी का थोड़ा कम, किसी का थोड़ा ज्यादा रहेगा, लेकिन जिसका इम्यूनिटी जितना होना चाहिए वहां तक हम लेके जा सकते हैं। सारी बैरियर्स को हम अगर खत्म कर दें जो कि इम्यूनिटी को रुकावट डाल रहे थे, तो इम्यूनिटी अपना नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा, तो आपका इम्यूनिटी सही हो जाएगा। जो बहुत सारे द्रव्य के बारे में बात करते हैं अभी, गुड़ुची है, अश्वगंधा है, ऐंद्री है, माशपर्णी है, बिदारी कंद है, शालपर्णी है, जटामांसी, बड़ा, अतिबला, इसको लेना चाहिए। लेकिन ये कोई इम्यूनिटी बढ़ाएंगे नहीं, इम्यूनिटी को नॉर्मलाइज करेंगे। कोई भी औषधि में, खास करके विशुद्ध आयुर्वेद की प्रैक्टिस है, उसमें हम जो औषधि प्रयोग करते हैं उस औषधियों में किसी में भी कोई क्षमता नहीं है कि वो शरीर के धातु में कोई परिवर्तन करे। हमारे औषधियां तो वो जो आवरण पैदा कर रहे थे, वो अग्नि अपना काम नहीं कर पा रहे थे, वो आवरण को हटाने वाली दवाई। जो आपका आवरण के कारण इम्यूनिटी घटा हुआ था, इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा था, उसको हमने प्रॉपरली फंक्शनिंग करवा दिया। आपको अपने आहार पे ध्यान देना होगा। आप जो खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं, उस पे ध्यान देना होगा। आपके शरीर से सारे मल का निष्क्रमण हो रहा है कि नहीं तरीके से, उस पे ध्यान देना होगा। आपकी निद्रा सही है कि नहीं है, उस पे ध्यान देना होगा। और आपके विचार सही है कि नहीं है, उस पे ध्यान देना। आपके विचार ऐसे होने चाहिए जिससे आनंद प्राप्ति हो। अगर आपके विचार के कारण आप में द्वेष भाव या नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं तो उस पे भी हमें काम करना है। तो आहार, निद्रा और विचार, ये तीन का अगर सही तरीके से हम ध्यान रखें तो ही प्रकृत युक्तिकृत बल आपको प्राप्त होगा। सबको ये संदेश आयुर्वेद के छात्र के हिसाब से ये रहेगा कि द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीन अंडर द सन आपको प्राप्त है, तो इसका रख रखाव, उसके प्रॉपर यूजर मैनुअल यूज करके करिए तो ही आप 100 साल तक स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल सच है श्रोताओं। आज की इस बातचीत से ये तो समझ में आता ही है कि शरीर रूपी इस खूबसूरत मशीन को चलाने के लिए कुछ नियम कायदों का तो पालन हमें करना ही होगा। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्रकृति प्रदत्त है उसको हम अपनी आदतों से कितना कम कर लेते हैं। यदि अपने जीवन और कार्यों के अनुसार हम अपना आहार विहार नियंत्रित कर लेते हैं
तो कितने कम प्रयास से ही हम अपनी इम्यूनिटी को उसके अधिकतम स्तर तक बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। इतने सहज सरल ढंग से आज स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी गूढ़ बातों को हम तक पहुंचाया भारतीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दुर्ग के प्राचार्य डॉक्टर मानस रंजन होता जी ने। आपने इस टेलीफोनिक बातचीत के लिए अपना समय हमें दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया मैडम।